हेलो दोस्तों, आप सभी को क्लिक टू लर्न में स्वागत है। मैं अपने चैनल के माध्यम से आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के छात्रों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट कंप्यूटर का प्रश्न लेकर आया हूं और ये दूसरा वीडियो है। इसके पहले एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं और आप लोगों ज़रूर जाकर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अब कंप्यूटर को इसके पहले तो इग्नोर कर रहे थे, लेकिन इस बार कंप्यूटर को इग्नोर नहीं करना होगा, क्योंकि मोस्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ रहा है। यानी कि काफ़ी संख्या में क्वेश्चन आ रहा है। पिछली बार देखा जाए तो एनटीपीसी में लगभग 235 क्वेश्चन पूछा है। 235 क्वेश्चन पूछा है एनटीपीसी में, ठीक। तो आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं, आपको देखना ही होगा। ये चौथे स्थान, तो प्रश्न पूछने के मामला में देखा जाए तो चौथे स्थान पर था। फर्स्ट स्थान पर करंट अफेयर था, दूसरा में बात करें तो हिस्ट्री था, और तीसरा में ज्योग्राफी था, और चौथा में कंप्यूटर था। तो जितना आप हिस्ट्री ज्योग्राफी पे टाइम दे रहे हैं, करेंट पे टाइम दे रहे हैं, उसका सिर्फ और सिर्फ 1/4 यानी कि सिर्फ 25% आपको टाइम देना है। उसका 25% सिर्फ टाइम दे दीजिएगा तो आपका कंप्यूटर से लगभग आप मतलब अगर 6 या 7 क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप 4 से 5 क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व कर पाइएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं प्रश्न की ओर, और एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रश्न मैं लेकर आया हूँ। पिछला वीडियो में भी देखिएगा तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही प्रश्न लेकर आता हूँ और पूरा बढ़िया से एनालिसिस किया जाता है। हालांकि मैं तो एप्लीकेशन खोलकर भी दिखाता हूँ कि कैसे काम कहाँ से किया जाता है। और एक बात, बहुत सारे परेशान हैं कि पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम पर चले जाना है और सर्च करना है बिना स्पेस का क्लिक टू लर्न 1, ठीक है ना। ये लोगो दिखाई देगा, क्लिक टू लर्न सर्च करने के बाद में ये वाला लोगो दिखाई देगा। आप इस लोगो पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं, चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आइए देखते हैं प्रश्न को। और हमारा पहला प्रश्न है कि विंडोज है, ये बताना है कि इनमें से कौन विंडोज है, ठीक है। अब विंडो के बारे में आपको मैं बता चुका हूँ, नहीं तो फिर से एक बार देख लीजिएगा विंडो क्या होता है। देखिए, विंडोज क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। एक प्रकार का विंडोज जो होता है एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। जो विंडोज होता है ये एक प्रकार क्या होता है, ये ओएस होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ओएस का काम क्या है, ओएस का कार्य, ठीक है। तो जो ओएस का कार्य होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध स्थापित करता है, ठीक है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच क्या करता है, ये संबंध स्थापित करता है, यानी कि पुल की तरह कार्य करता है। अगर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम ना डाला जाए, किसी भी कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम ना डाला जाए तो सिस्टम चलेगा ही नहीं, उसको मतलब कंप्यूटर बोल ही नहीं सकते हैं। क्योंकि जो काम किया जाएगा कोई भी काम नहीं होगा। जो भी आपको काम करना होगा तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का होना ज़रूरी है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब ऑपरेट मतलब क्या होता है, ऑपरेट मतलब चालू करना है, चलाना, ठीक है ना। और सिस्टम का मतलब मशीन, यानी कि मशीन को चलाने वालों क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। इसका सिंपल सी परिभाषा है। तो जब भी आप हार्डवेयर को चलाना होगा तो उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर की ज़रूरत चाहिए ही चाहिए, कोई भी हार्डवेयर हो, ठीक। पहला ऑप्शन कह रहा है कि एक वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम, ये नहीं है। वर्ड प्रोसेसिंग कौन सा है, तो एमएस वर्ड। जो एमएस वर्ड होता है ये क्या होता है, ये वर्ड प्रोसेसिंग होता है। वीडियो गेम भी नहीं है। आगे कह रहा है कि एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम, हाँ हम अभी चर्चा भी कर रहे थे, तो ये एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। बाकी कह रहा है कि मॉनिटर डिस्प्ले सिस्टम, अच्छा जो मॉनिटर होता है, मॉनिटर के बारे में बात करें तो ये एक प्रकार के आउटपुट डिवाइस होता है, ठीक है। मॉनिटर आउटपुट डिवाइस होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये रहा आपका अगला प्रश्न। इसमें कह रहा है कि कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी आधारित थी, किस पे आधारित थी। अच्छा, कंप्यूटर के पीढ़ी के बारे में बात करें, जनरेशन के बारे में बात करें, तो जो जनरेशन है कंप्यूटर का, अभी 5 जनरेशन तक आ गया है। ये 2, 3, 4 और 5, यानी कि सबसे लेटेस्ट 5वां जनरेशन है, ठीक। अब बात करेंगे कि इसमें मेनली चीज़ पूछता है, इसका मेमोरी के बारे में पूछता है कि जो मेमोरी है इन सभी में कौन कौन मेमोरी यूज किया गया था। तो फर्स्ट में बात करेंगे तो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर होगा उसमें वैक्यूम ट्यूब लगाया गया था, ठीक है, वैक्यूम ट्यूब। सेकेंड की बात करेंगे तो इसमें लगाया गया था ट्रांजिस्टर। तीसरा का बात करेंगे इसमें लगाया गया था आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। और चौथा हम बात करेंगे तो चौथा से ही चालू हो गया था सीपीयू, ठीक है ना। और इसका जो सीपीयू में जो बात करेंगे, सीपीयू देखिए, चौथा में भी सीपीयू यूज किया गया था और 5वां जनरेशन में भी सीपीयू यूज किया गया था। लेकिन बात करेंगे इसका टेक्नोलॉजी के बारे में, तो इसका टेक्नोलॉजी था VLSI,
ठीक है, इससे आधारित था, जबकि पाँचवा जनरेशन यूएलएसआई पे आधारित है। जबकि जो पाँचवा जनरेशन है यूएलएसआई पे, ये होता है वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, सॉरी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड होता है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, जबकि ये वाला जो होता है ई वाला वो अल्ट्रा लार्ज होता है। ठीक है, तो अब मेमोरी के बारे में जान गए। क्वेश्चन पूछता है कि सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में कौन सा मेमोरी यूज किया जाता था, तो ट्रांजिस्टर हो जाएगा। थर्ड जनरेशन में तो आईसी हो जाएगा, इंटीग्रेटेड सर्किट। चौथा कहेगा तो सीपीयू, पांचवा कहेगा तो पांचवा में भी सीपीयू, फर्स्ट कहेगा तो वैक्यूम ट्यूब। तो ये कह रहा है कि कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी जो कि था किस पे आधारित था, तो आप यहाँ से देख सकते हैं दूसरी पीढ़ी ट्रांजिस्टर पर आधारित था। वीएलएसआई किसका है, तो वीएलएसआई फोर्थ जनरेशन का। ठीक है, पांचवा जनरेशन क्या है, यूएलएसआई है। बाकी अच्छा, वैक्यूम, इसे निर्वात नालिकाओं, इसी को इंग्लिश में वैक्यूम ट्यूब कहा जाता है। ठीक है ना, ये कौन सा जनरेशन में था, तो ये फर्स्ट जनरेशन में। ये सब आप लिख लीजिएगा, कहीं ना कहीं जरूर लिख दीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे पूछता है, क्वेश्चन इससे पूछता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से क्या इनपुट डिवाइस नहीं है। इनपुट डिवाइस के बारे में बताना है कि कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है ना, यानी कि इनमें से जितने भी है सबका सब आउटपुट डिवाइस होगा। मतलब एक आउटपुट डिवाइस है, बाकी सब क्या है, इनपुट डिवाइस। सॉरी, इनपुट डिवाइस नहीं कह रहा है, तो देखेंगे कि इसमें कौन इनपुट डिवाइस नहीं है, यानी कि कौन सा डिवाइस है। इनपुट डिवाइस नहीं है तो इसका मतलब कि वो कौन सा डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो देख लेंगे आउटपुट डिवाइस कौन कौन होता है। मोस्ट आउटपुट डिवाइस के बारे में बात करेंगे तो पहले तब का हो जाएगा मॉनिटर। ठीक, उसके बाद हो जाएगा प्रिंटर। प्रिंटर के बाद हो जाएगा प्लॉटर। ठीक, उसके बाद हो जाएगा स्पीकर, और भी अन्य मिलेंगे, जैसे में मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर हो गया, और जैसे और में आउटपुट में हो जाएगा, जैसे अभी तो कुछ याद नहीं आ रहा है, इतना याद रखिएगा। अच्छा, इनपुट की बात करेंगे, कौन कौन इनपुट में होगा। तो इनपुट डिवाइस में जैसे माउस हो जाएगा, उसके बाद कीबोर्ड हो जाएगा, उसके बाद में स्कैनर हो जाएगा। ठीक है, स्कैनर के बाद में माइक हो जाएगा, यानी कि माइक्रोफोन। ठीक, उसके बाद जॉयस्टिक हो जाएगा, या जॉयस्टिक से गेम खेला जाता है। उसके बाद बात करें तो चलिए इतना याद रखिए, मैं इसका पूरा डिटेल्स दे दूंगा लाकर कि कौन इनपुट डिवाइस और कौन आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, तो इसमें से देखें कीबोर्ड, तो कीबोर्ड कौन सा डिवाइस हो जाएगा, ये आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। ठीक, बाकी माउस भी इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है, स्कैनर क्या है, इनपुट डिवाइस है। तो कौन इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है, तो कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर जो है ये इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है। प्रिंटर कौन सा डिवाइस है, तो प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये रहा आपका अगला प्रश्न कि कंप्यूटर प्रणाली में सीडी रोम द्वारा क्या दर्शाया जाता है। ठीक है, मतलब सीडी रोम द्वारा क्या दर्शाया जाता है, यानी कि सीडी रोम के बारे में पूछ रहा है, सीडी रोम क्या है। ठीक है, तो ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, नहीं ये तो कुछ नहीं होता है। मैग्नेटिक ऑप्टिकल डिस्क हाँ होता है, तो इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जो सीडी रोम होता है ऑप्टिकल डिस्क में हो जाएगा। ठीक है ना, मैग्नेटिक डिस्क में क्या आता है, तो मैग्नेटिक डिस्क में एसडीडी आ जाएगा, हार्ड डिस्क ड्राइव, ये मैग्नेटिक डिस्क में आता है। बाकी चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और ये रहा आपका अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा अस्थायी मेमोरी है। कैसा मेमोरी, अस्थायी या अस्थिर मेमोरी के रूप से जाना जाता है। अस्थिर, अस्थिर नहीं, अस्थिर मेमोरी के रूप में जाना जाता है, यानी कि ये टेम्प्रोरी मेमोरी बोल रहा है, परमानेंट नहीं। कौन सा मेमोरी, टेम्प्रोरी मेमोरी। तो टेम्प्रोरी मेमोरी के पिछले जो मॉक हुआ था, मॉक नंबर 1, उसमें मैंने बता दिया हूँ रैम रोम के बारे में, बहुत ही अच्छे से बताया हूँ। अब नहीं देखे हो तो जरूर देखिएगा। मैं यहाँ पर डायरेक्ट आंसर बता कर निकलूँगा कि अस्थायी मेमोरी पूछ रहा है, तो अस्थायी मेमोरी कौन सा हो जाएगा, रैम हो जाएगा। ठीक है, जबकि रोम जो होता है ये कैसा मेमोरी होता है, ये अस्थायी मेमोरी होता है। ठीक है, ये अस्थायी मेमोरी होता है। उसके बाद ब्लू रे बात करें, ऐसा ब्लू रे भी एक प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है।
ये भी एक प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है। उसके बाद हार्ड डिस्क की बात करें तो हार्ड डिस्क भी कैसा डिवाइस है, ये भी स्टोरेज डिवाइस है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है OMR का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, OMR, आप लोग OMR का नाम सुने भी होंगे। बहुत सारे एग्जाम OMR सीट पर भी होता है, जो जिसमें नहीं होता है 4 गो बॉक्स जिसको फिल करना होता है, रंगना होता है ABC करके। ठीक है, तो इसको जो चेक किया जाता है ना, OMR मशीन में डालकर चेक किया जाता है पेपर को। ठीक है, इस पर एक खास प्रकार का इंक लगा होता है पेपर पे, उसी के द्वारा चेक किया जाता है। तो OMR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। देख लें किस में है, इसमें है ऑप्टिकल मार्क रीडर, पहले में ही है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, बाकी ऑप्टिकल मार्कअप नहीं होता है, मेक नहीं होता, रिमेक नहीं होता, दोनों नहीं होगा। ठीक है ना, तो इसका सही ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है ना, ये कौन सा डिवाइस हो जाएगा, ऑप्टिकल जो मार्क रीडर होगा OMR, ये कैसा डिवाइस हो जाएगा, ये भी एक प्रकार क्या है, इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस है, यानी कि जो OMR होता है, OMR क्या करता है, ये मशीन में इसके डेटा को इन कराता है। ठीक है ना, तो भी कैसा होगा, एक प्रकार का इनपुट डिवाइस हो जाएगा। उसके बाद में अच्छा, OMR भी एक प्रकार का स्कैनर ही है, और जितने भी स्कैनर हो गए सभी के सभी कैसा डिवाइस, सभी का सभी इनपुट डिवाइस होता है। कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान किससे है। ठीक है ना, गेम खेलना आसान किससे है, ऐसे तो माउस से भी खेल सकते हैं, कीबोर्ड से भी खेल सकते हैं, लेकिन एक स्पेशल डिवाइस बनाया गया है गेम खेलने के लिए, जिसका नाम है जॉयस्टिक। यानी कि ये जो डिवाइस आपको दिख रहा है, ये सब सारा बटन्स लगाया गया है इसमें, ये भी बटन्स है, तो इसको बोलते हैं जॉयस्टिक। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन नंबर बी, जॉयस्टिक। माउस, तो माउस की बात करेंगे तो ये इनपुट डिवाइस हो जाएगा। ठीक है, कीबोर्ड, कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है। पेन ड्राइव कैसा डिवाइस है, तो स्टोरेज डिवाइस है। अच्छा, माउस के बारे में बात करेंगे, माउस कितने प्रकार का होता है, तो फर्स्ट हो जाएगा माउस मैकेनिकल माउस। ठीक, उसके बाद दूसरा में बात करें तो ऑप्टिकल माउस, और तीसरा बात करें तो वायरलेस माउस। ठीक है, देखिए मैकेनिकल माउस क्या होता है, ये तो पहले मैकेनिकल माउस का यूज किया जाता था, अब हालांकि मैकेनिकल माउस का यूज नहीं किया जाता है। आप इंटरनेट पर सर्च करके देख लेंगे, मैं फ़ोटो लगाना भूल गया हूँ। बाकी ऑप्टिकल माउस, अभी आपके पास जो फ़िलहाल में माउस होगा जिसमें तार मतलब वायर होगा उसमें, ठीक है ना, वो ऑप्टिकल माउस हो जाएगा। इसके नीचे लाइट भी जलता है। उसके बाद वायरलेस माउस का मतलब जिसके अंदर वायर नहीं है, वाईफाई से काम करेगा या फिर ब्लूटूथ से काम करेगा। ठीक है, तो माउस 3 प्रकार होगा, मैकेनिकल, ऑप्टिकल और वायरलेस माउस। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये आपका अगला प्रश्न, कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। ये NTPC में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है, अगर आप मेरा प्रीवियस ईयर वाला वीडियो देखे होंगे, मतलब PYQ देखे होंगे, तो आप ज़रूर इसका आंसर दे सकते हैं। बाकी ऐसे भी दे सकते हैं, मैं अभी बता दे रहा हूँ आपको कैश मेमोरी क्या होता है। अच्छा, ये जो कैश मेमोरी होता है ना, ये CPU पर लगा होता है। ठीक है, कैश मेमोरी जो होकर CPU पर लगा होता है, इसमें ऐसे निर्देश जमा होता है जो एकदम ज़रूरी है, ज़रूरी निर्देश जमा होता है। ठीक है ना, ज़रूरी निर्देश जमा होता है किस पे, तो कैश पे, कैश मेमोरी पे ज़रूरी निर्देश जमा होता है। ये क्या करता है कि अगर मशीन को यानी कंप्यूटर को कोई डेटा अति आवश्यक यानी ज़रूरी है तो कैश ले डेटा को ले लेता है। ठीक है ना, यानी कि इसको बोल सकते हैं कि अगर कोई भी कंप्यूटर है, अगर डेटा उसको इंस्टेंट चाहिए, एकदम अभी ही चाहिए, तो वो कैश मेमोरी से डेटा को ले लेता है। कैश मेमोरी डेटा ट्रांसफ़र करने में थोड़ा भी टाइम नहीं लेता है, बहुत फास्ट डेटा को ट्रांसफ़र करता है। आइए ऑप्शन के द्वारा देखेंगे कौन सही हो जाएगा। पहला कह रहा है कि अस्थायी भंडारण के लिए, नहीं, इसका अस्थायी भंडारण के लिए इसका यूज नहीं किया जाता है। अस्थायी भंडारण के लिए SSD का यूज किया जाता है। ठीक है, SSD का यूज किया जाता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव, और ये है हार्ड डिस्क ड्राइव। आगे कह रहे हैं कि मेमोरी व प्रोसेसर के बीच गति अवरोध को दूर करने के लिए, हाँ, यानी कि जो गति अवरोध का मतलब क्या है, स्पीड को जो रोकता है उसे दूर करने के लिए। यानी कि अगर उसे हाई स्पीड चाहिए तो कैश मेमोरी से ले सकता है। ये क्या करता है, गति को बहुत फास्ट करता है, अवरोध नहीं करता है। तो इसका सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और ये आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी कंप्यूटर में मापक इकाई नहीं है, नहीं बताना है। अच्छा, इस लास्ट वाला वर्ड पर ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं लास्ट वाला इकाई ना पढ़ के, कि हाँ पूछ रहा है या फिर नहीं पूछ रहा है।
तो पूछ रहा है कौन सा मापक इकाई नहीं है, कंप्यूटर का जो मापने का मेजरमेंट होता है ना, इसमें से कौन नहीं है? तो केबी होता है, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन केबी है, इसका होता है किलोबाइट। उसके बाद एमबी भी होता है, इसको होता है मेगाबाइट। उसके बाद जीबी होता है, इसका होता है गीगाबाइट। उसके बाद सीबी नाम का कोई चीज़ नहीं होता है, ठीक है ना, तो इसका सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और आपका अगला प्रश्न है कि एक्सेल वर्कशीट के चयनित अंश को आप कैसे प्रिंट करेंगे? जो एक्सेल का वर्कशीट है, जैसे इसका मैं क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ आपको। ये रहा एक्सेल का वर्कशीट, मैंने एक्सेल का वर्कशीट बना दिया। उसके बाद एक और वर्ड देखिएगा, इसमें कह रहा है चयनित अंश, यानी कि चयनित भाग का जो सिलेक्टेड भाग है उसके बारे में बात कर रहा है। जैसे इतना सारा सिलेक्ट है, मैंने यहाँ से डेटा को सिलेक्ट कर दिया, ठीक है ना, ये भी PYQ का क्वेश्चन आया हुआ है। अब जो मैंने सिलेक्ट किया हूँ सिर्फ इसी को प्रिंट करना होगा, तो फिर क्या करना होगा, इसी के बारे में आपसे पूछ रहा है। आज आते हैं ऑप्शन की तरफ। कह रहा है फंड के साइज बदल कर, फंड के साइज बदलने से प्रिंट का कोई लेना देना नहीं है, ये गलत हो जाएगा। आगे कह रहा है कि स्टेटस बार में जूम निर्देश का प्रयोग करके, स्टेटस बार में भी जूम करने से नहीं होगा। आगे कह रहा है कि पेज ब्रेक निर्देश का प्रयोग करके, नहीं, पेज ब्रेक से क्या होगा, एक्सेल में अगर पेज ब्रेक करेंगे तो जितने पेज पर लिखे होंगे आप ना, सिर्फ और सिर्फ वही पेज दिखेगा, बाकी ये सब रो कॉलन हट जाएगा, जितने पे लिखे होंगे ना वही दिखेगा। उसके साथ इस पर पेज का नंबर भी दिखता है, पेज नंबर भी दिखता है, किस में, तो पेज ब्रेक में। आगे कह रहा है कि वर्कशीट के जिस अंश को प्रिंट करना है उसे सिलेक्ट कर लें। हाँ, सही बात है, यानी कि जो वर्कशीट है, वर्कशीट किसे बोलेंगे, तो एक्सेल के जिस शीट पे हम लोग काम करते हैं उसको वर्कशीट बोला जाता है। तो जिस अंश को, यानी कि जिस भाग को प्रिंट करना है ना, उसे क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में प्रिंट डायलॉग बॉक्स में सिलेक्शन विकल्प यूज करेंगे, ठीक है। जब प्रिंट डायलॉग बॉक्स आएगा ना, तो वहाँ पर पूछता है, जैसे ऑल लिखा रहेगा, यानी कि जितना पेज है ना सबको प्रिंट करना है। उसके बाद में पेजेज लिखेगा, पेजेज मतलब जैसे कि मुझे मेरे पास 20 गो पेज है, 20 पेज में से मुझे 12 से 15 तक लिखना है, पेज प्रिंट निकालना है, तो पेजेज में जाकर 12 से 15 लिख देंगे, ठीक है ना। आगे सिलेक्शन आता है, ठीक है, तो सिलेक्शन में क्या करेंगे, जितना सिलेक्ट किया है ना उसके लिए सिलेक्शन यूज किया जाता है। सिलेक्शन पर क्लिक करके प्रिंट कर देंगे, जितना सिलेक्ट किए हैं उतना ही प्रिंट में आएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए पेज मेरा इतना है, A4 साइज का पेज हो जाएगा, हमने सिलेक्ट किया है, इतना ही सिलेक्ट किया है, तो इतना ही प्रिंट में आएगा, बाकी नीचे वाला प्रिंट में नहीं आएगा, किस में, सिलेक्शन में। तो इसका सही आंसर नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं नए नंबर प्रश्न पर। और ये प्रश्न है कि एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट को कौन प्रदर्शित करता है? अच्छा, जो एक्सेल है उसका एक्टिव सेल के कंटेंट को बोल रहा है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर एक्टिव सेल रहता तो आंसर दूसरा होता, मैंने इसको दो भाग में कर दे रहा हूँ, और कंटेंट्स है तो इसका आंसर दूसरा होगा। जैसे मान लीजिए ये आपका एक्सेल का सीट हो जाएगा, मैंने इसमें दो ही बना रहा हूँ, ठीक है। जैसे ये वाला है, मैं यहाँ पर देखिएगा ऊपर में, जब एक्सेल के सीट आप लोग देखे होंगे तो ABCD लिखकर आता है हर सेल के ऊपर, और इधर से आपका 1 2 3 लिखकर आएगा, ठीक है। मैंने और एक डिवाइड कर दे रहा हूँ, 3 लिखकर आएगा। इसको क्या बोलते हैं, तो इस लाइन को रो बोलते हैं, ठीक है, और इस लाइन को क्या बोलते हैं, तो कलन बोलते हैं। तो अब बात करेंगे एक्टिव सेल। जैसे इस सेल में मेरा कर्सर है, तो इस सेल का नाम क्या है, ठीक है ना। तो इस सेल का नाम कहाँ दिखेगा, नेम बॉक्स में दिखेगा। और ये NTPC 2025 का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जो एक्टिव सेल है उसका नाम कहाँ प्रदर्शित करता है, तो नेम बॉक्स में प्रदर्शित करता है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो पहले रो लिया जाता है, किस रो में है, तो B वाला में है, ठीक है ना, B के सामने है तो B वाला में है, ठीक है। किस कलन में है, तो A कोला में है, तो इसका B1 हो जाएगा, यानी कि सेल का नाम क्या हो जाएगा, B1 हो जाएगा। क्वेश्चन ये नहीं पूछा है, ये पूछा है अगर एक्टिव सेल तक कहता है तो इसका आंसर सही हो जाता है B1, ठीक है, यानी कि सेल नेम में दिखाई देता है, नेम बॉक्स में दिखाई देता है नाम इसका। लेकिन कह रहा है कि इसके अंदर जो कंटेंट है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने 4 लिखा हूँ, ठीक है, हो सकता है मैं 4 लिख दिया हूँ, या फिर हो सकता है इसमें मैंने एक फार्मूला लगाया होगा 3+1, ये भी 4 ही दिखाएगा, ठीक है। 3+1 नहीं लिखेगा, क्या लिखेगा इसमें, 4 लिखेगा। तो इसके अंदर जो कंटेंट है वो कहाँ दिखता है, ये आपसे पूछा हुआ है, ठीक। तो देखिएगा, मैंने इसको थोड़ा सा अब आगे ले रहा हूँ, यहाँ पर बना रहा हूँ,
जो मेनू बार होता है ना, मेनू बार के नीचे ऑप्शन बार होगा, ऑप्शन बार के नीचे एक पट्टी रहेगा। ठीक है, मैंने इसको डिवाइड कर दे रहा हूँ। ये मेनू बार है, ये ऑप्शंस दिखेंगे यहाँ पर। जैसे मेनू बार बोले तो होम जैसे नहीं होता, होम टैब, फाइल टैब, तो उसी को मेनू बोलते हैं, फाइल मेनू, होम मेनू। और ऑप्शन उसके अंदर रहेगा। उसके बाद यहाँ पर उसके नीचे देखिएगा एक्सेल में, तो यहाँ से डिवाइड रहेगा, और इसको बोलते हैं नेम बॉक्स। ठीक, और इसको बोलते हैं फार्मूला बार। ये रहा फार्मूला बार। तो अभी मैंने जैसे यहाँ 4 लिखा हूँ, जैसे मैंने इस सेल पर क्लिक करूँगा जिसमें 4 लिखा हुआ है, इस पर मैं क्लिक करूँगा, तो नेम बॉक्स में क्या लिखेगा, तो नेम बॉक्स में B1 लिखेगा, क्योंकि वो किस में लिखा हुआ है, सॉरी ये B2 में लिखा हुआ है। B1 तो मैंने उसको एग्जाम्पल के रूप में बताया था। जो 4 है वो B2 में लिखा हुआ है, यानी कि सेल जो नेम बॉक्स होगा इसमें B2 दिखेगा। लेकिन इसके अंदर क्या दिखेगा, तो = 3 + 1। ठीक है, तो इसके अंदर जो कंटेंट लिखा हुआ है उसको देखना होगा, तो मुझे फार्मूला बार में जाकर देखना होता है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो इसका नेम बॉक्स नहीं होगा। नेम बॉक्स कब होता, जब एक्टिव सेल पूछता, तब कंटेंट्स के बारे में पूछा है कि उसके अंदर जो कंटेंट्स वो कहाँ दिखेगा, तो दिखेगा फार्मूला बार में। ठीक, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये आपका अगला प्रश्न है कि MS एक्सेल का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। मैंने सारा का एक फाइल एक्सटेंशन लिखवा दिया हूँ, हालांकि फिर से एक बार मैं बता दे रहा हूँ। जैसे नोटपैड फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, नोटपैड का, आप इसे ज़रूर नोट करिएगा। तो नोटपैड फाइल का एक्सटेंशन .txt होता है। ठीक, उसके बाद बात करेंगे MS वर्ड का, तो इसका होता है .docx। ठीक, उसके बाद करेंगे MS एक्सेल का, तो इसका होता है .xlsx। ठीक है, xlsx होता है। उसके बाद बात करेंगे MS पावर पॉइंट का, पावर PNT मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसका होता है .pptx। ये क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट है, ये सारे का सारे याद रखिएगा। और एक दो एक्स्ट्रा मैं लिख दे रहा हूँ, ये तो MS ऑफिस से रिलेटेड हो गया। जैसे फोटोशॉप का पूछेगा, इसका होता है .psd। ठीक, तो ये सारे के सारे आपको नोट करके रखना होगा, याद करके रखना होगा किसका क्या होता है। अच्छा, इंटरनेट पर जो पेज होता है ना, उसके लिए यूज किया .वेब पेज लिखा रहा था, उसका वेब पेज लिखता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देख लेंगे। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ .xlsx, तो हाँ, तो ये तो सही हो जाएगा। एक्सेल के बारे में पूछा है, तो इसका सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब एक्सटेंशन नाम क्या होता है, कि एक्सटेंशन नाम के जरिए, जैसे मान लीजिए हर व्यक्ति का एक अलग यूनिक नाम होता है, एक पहचान होता है, उसी तरीक़ा से सभी एप्लीकेशन को एक शॉर्ट नाम होता है जिससे पहचाना जाता है, वही एक्सटेंशन नाम उसको बोल सकते हैं। जैसे जिस फाइल का जैसे नाम हो जाएगा, नाम के बाद में एक्सटेंशन होता है। जैसे मान लीजिए ये फाइल है, इसका नाम मैंने डी लिख दिया। ठीक है, जब इस एक्सटेंशन चेक करिएगा, एक्सटेंशन कैसे चेक करेंगे, तो इस पर राइट क्लिक किया जाएगा। उसके बाद में नीचे सबसे नीचे प्रॉपर्टीज मिलेगा, आप प्रॉपर्टीज पे क्लिक कर दीजिएगा। तो जब जाइएगा फाइल टाइप में ना, तो वहाँ लिखेगा D.txt। ठीक है ना, जो डी है वो फाइल का नाम है, लेकिन जो .txt है एक्सटेंशन है। यानी कि जो ये फाइल है, किसका फाइल है, तो नोटपैड का फाइल है। अगर वर्ड का फाइल रहता तो .docx लिखता। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये आपका अगला प्रश्न है कि हेडर और फुटर को इंसर्ट करने की कमांड किस टाइप से प्राप्त होती है। यहाँ हेडर और फुटर के बारे में बात कर रहा है। इंसर्ट मतलब उसको ऐड करने के लिए। तो पहले समझ लेंगे हेडर क्या होता है और फुटर क्या होता है। अच्छा, ये ऑप्शंस जो है ये आपको मिल जाएगा वर्ड में भी, पावर पॉइंट में भी, एक्सेल में भी मिल जाएगा। हेडर क्या होता है, कि हेडर जो होता है वो डॉक्यूमेंट के ऊपरी भाग में हेडर रहता है। जो डॉक्यूमेंट है पेज आपका, उसका ऊपरी भाग में हेडर रहता है। ठीक है, और इसी पेज के निचले भाग को फुटर कहते हैं। ठीक है, अच्छा, हेड और फुटर का मतलब क्या है, इसका यूज कब करते हैं। जैसे किसी कंटेंट को रिपीट कराना है, जैसे आपके पास 20 पेज है और 20 पेज में आप सोच रहे हैं कि इसका मैंने एक हेडिंग बना दूं और वही वाला हेडिंग 20 पेज में आ जाए। यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक पेज का हेडिंग बनाना है,
एक पेज में हेडर पे लिखना है, ऑटोमेटिक सारा पेज पर लेकर आ जाएगा। वही बात फुटर में भी है। अगर किसी कंटेंट को पेज के नीचे रिपीट करवाना है, 20 पेज है तो 20 पेज पर चाहिए, 100 पेज है तो 100 पेज पर चाहिए, तो आपको किसी एक पेज पर चले जाना है, उसके फुटर में लिख देना है, वो सारा का सारा वही वाला आ जाएगा। आप देखे होंगे किसी, मेरा भी देखिएगा। अच्छा, आपको पीडीएफ के लिए मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, अगर पीडीएफ चाहिए तो आप क्लिक टू लर्न जाकर सर्च करिएगा टेलीग्राम पर और मेरा चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं भी जो पीडीएफ बनाता हूँ, यहाँ पर अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ क्लिक टू लर्न, और मैंने सिर्फ और सिर्फ एक ही पेज में लिखता हूँ, ठीक। अब उसमें जितने भी पेज होंगे सभी पेज पर क्लिक टू लर्न लिख कर आ जाएगा ऊपर में, ठीक। अगर नीचे भी कुछ आपको कंटेंट रिपीट कराना है तो आप इसमें लिख दीजिएगा, नीचे भी रिपीट करेगा। तो अब आप समझ गए होंगे हेडर क्या होता है और फुटर क्या होता है। अब बात कर रहे हैं कि ये मिलेगा कहाँ, मतलब कौन सा मेनू में होता है। तो हेडर और फुटर को इंसर्ट करने के लिए आपको इंसर्ट मेनू में ही जाना होगा। इंसर्ट नाम का एक मेनू ही होता है, तो आप उसमें चले जाइएगा तो इसको आपको हेडर और फुटर दोनों मिल जाएंगे। अब चलते हैं। अच्छा, एडिट आप लोग समझ गए हैं, चेंज करने के लिए ये ऑप्शन होता है एडिट चेंजिंग। फाइल के बारे में जानते हैं, फॉर्मेट के बारे में जानते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न है कि एमएस वर्ड में कितने प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं, ठीक है। तो एमएस वर्ड में 4 प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं। अब मैंने चारों अलाइनमेंट के बारे में आपको पहले समझा दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये पेज है, मैं 4 पेज ही बना दे रहा हूँ। और मैंने फर्स्ट में बना दे रहा हूँ। जैसे जब आप एम एस वर्ड ओपन करते हैं तो डायरेक्ट आपको लिखने के यहाँ से परमिशन मिलता है, ठीक है ना। आप यहाँ से लिखते हैं, यहाँ से लिखने का मतलब कहाँ से, पेज का कौन सा साइड है, राइट है कि लेफ्ट है, तो ये लेफ्ट है, ठीक है। उसके बाद में कोई ऑप्शन देखिएगा तो इधर से लिखेगा, राइट से। कोई ऑप्शन देखिएगा तो बीच से लिखेगा, यानी कि पेज के बीचों बीच लिखेगा। आप लोग भी ऐसा करते होंगे कभी कभी, पेज के बीचों बीच लिखना होता है, ठीक। कोई आपको कंटेंट मिलेगा कि एकदम दोनों तरफ बराबर बराबर भाग में लिखा है, यानी कि जैसे एक बीच में लाइन हो जाएगा, तो इधर मान लीजिए 4 गो टेस्ट है तो इधर भी 4 गो वर्ड होगा, मतलब इस टाइप से। अब मैंने इसका नाम बता रहा हूँ। जो लेफ्ट में लिखा हुआ है इसे अलाइन टू लेफ्ट बोलते हैं, अलाइन लेफ्ट। इसका कमांड होता है कंट्रोल आर होता है, सॉरी एल होता है, लिखने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, कंट्रोल प्लस एल होता है, ठीक। इसकी कमांड के बारे में बात करेंगे तो ये अलाइन टू राइट होता है, ठीक है। और इसका कमांड होता है कंट्रोल प्लस आर। इसको बात करेंगे तो ये सेंटर होता है, अलाइन सेंटर। इसका कमांड होता है, इसका कमांड होगा CTRL प्लस कंट्रोल प्लस ई होता है, ठीक है ना। सी मत गलती से याद कर लीजिएगा, सी किसका होता है, कॉपी का होता है। ये जस्टिफी है, यानी कि ये क्या करता है, जो टेक्स्ट होता है टेक्स्ट को बराबर बराबर भाग में बांट देता है। और इसका कमांड होता है कंट्रोल प्लस जे, ठीक। तो ये सारा का सारा कमांड याद रखिएगा। अच्छा, ये सब मैं जो बताया हूँ टेक्स्ट का अलाइनमेंट है। और बात करेंगे किसी ऑब्जेक्ट का अलाइनमेंट के बारे में, तो ऑब्जेक्ट का अलाइनमेंट 9 अलाइनमेंट होता है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट का 9 अलाइनमेंट होता है, तो इसका तो 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। अब ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट कहने का मतलब हो सकता है वो इमेज हो या फिर कोई शेप वगैरह। 9 को कैसे होता है अलाइनमेंट, एक यहाँ मिलेगा आपको, ठीक है। अच्छा, इसका नाम होता है टॉप टू लेफ्ट, ये होता है टॉप टू सेंटर, टॉप टू राइट, ठीक है। यानी कि ये टॉप में है, किधर है, टॉप में भी किधर है, तो ये वाला राइट में है, ये वाला सेंटर में है, ये वाला लेफ्ट में है, ठीक है ना। ये सेंटर हो जाएगा, सेंटर टू लेफ्ट, सेंटर टू सेंटर, और ये हो जाएगा सेंटर टू राइट, ठीक है। बटन मिलेगा, ठीक है, बटन टू लेफ्ट, बटन टू सेंटर और बटन टू राइट। तो इसमें 9 प्रकार के अलाइनमेंट मिलते हैं, किसमें, ऑब्जेक्ट में। जबकि टेक्स्ट में कितने प्रकार के, 4 प्रकार के अलाइनमेंट मिलेंगे। तो इसका सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यह रहा आपका अगला प्रश्न है। इसमें पूछ रहा है कट, कॉपी तथा पेस्ट का क्रमशः कौन कौन कमांड होता है, ठीक है। तो आइए कुछ कमांड मैं लिख दे रहा हूँ। कट का कमांड होता है कंट्रोल प्लस एक्स। कॉपी का जो कमांड होता है वो होता है कंट्रोल प्लस सी। और जो पेस्ट का होता है,
इसका होता है कंट्रोल प्लस भी। ठीक, अब तो यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। उसके बाद प्रिंट का जो कमांड होता है वो होता है कंट्रोल प्लस पी। ठीक है, डॉक्यूमेंट क्लोज का कमांड, जैसे क्लोज का कमांड, क्लोज का कमांड होता है, सॉरी ये LT हो जाएगा, अल्ट प्लस F4। ठीक है, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंस है शॉर्टकट की, मैंने और भी लिखवा दूंगा, कमांड भी लिखवा दूंगा, तो ये ध्यान रखिएगा। तो कौन हो जाए कट के लिए कंट्रोल X, तो चलिए तो एक मिल गया। अगर कॉपी, तो कॉपी के लिए कंट्रोल C होता है और पेस्ट के लिए कंट्रोल V होता है, तो इसका सही ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। ठीक है ना, सही ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। आइए चलते अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न आपका कि MS वर्ड 2010 में फाइल में प्रत्येक लाइन नंबर प्रदर्शित करने के लिए, प्रत्येक लाइन नंबर प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में बात कर रहा है। मुझे प्रत्येक लाइन का नंबर देना है। जैसे ये फर्स्ट लाइन हो जाएगा तो यहाँ 1 लिख कर आएगा, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर, ये चौथा नंबर, ऑटोमेटिक आना चाहिए, आप नंबर नहीं दीजिएगा, आप सिर्फ अपना काम करिएगा, नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो उसके लिए पूछ रहा है, तो इसको बोलते हैं लाइन नंबर। ठीक है, आपको दो चीज़ मिलेगा, एक नंबरिंग मिलेगा, एक लाइन नंबर मिलेगा। तो नंबरिंग में क्या होता है कि जैसे आप क्वेश्चन टाइप कर रहे हैं, ठीक है, या फर्स्ट नंबर क्वेश्चन लिख दिया, फिर इंटर बटन दबाइएगा, ऑटोमेटिक 2 नंबर आ जाएगा। कब, जब नंबरिंग चालू करिएगा तब। नंबरिंग जो होता है होम मेनू में होता है। फिर इंटर बटन दबाइएगा 3 आ जाएगा, फिर इंटर बटन दबाइएगा 4 आ जाएगा, फिर इंटर बटन दबाइएगा तो 5 आ जाएगा। लेकिन आपको क्वेश्चन 4 तक ही लिखना है, 5 नहीं चाहिए। तो जैसे फिर एक बार इंटर बटन दबाइएगा तो 5 वाला क्या हो जाएगा, ये डिलीट हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, लेकिन नंबरिंग में क्या होता है, सॉरी तो मैंने नंबरिंग ही बताया, ये जो एग्जाम्पल था नंबरिंग का एग्जाम्पल था। लाइन नंबर में क्या होता है कि आप लिखिएगा या फिर नहीं लिखिएगा उससे मतलब नहीं है, प्रत्येक लाइन के पहले नंबर आ जाएगा। जैसे ये 1 नंबर का लाइन आ गया, आप इंटर बटन दबाइएगा तो 2 आएगा, फिर इंटर दबाइएगा 3 आएगा, लिखिएगा तो भी ठीक है, नहीं लिखिएगा तो भी ठीक है। अब इंटर बटन दबाते जाइएगा, लाइन नंबर ऑटोमेटिक आते जाएगा। ठीक है ना, तो ये रहा लाइन नंबर और ये रहा नंबरिंग। मल्टी लेवल लिस्ट क्या होता है, तो बात कर लेंगे मल्टी लेवल लिस्ट के बारे में। जैसे एक से अधिक आपको लिस्ट बनाना होगा तो उसके लिए मल्टी लेवल लिस्ट यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि निम्न में से 4 का उत्तर दें। ठीक है ना, अब इसके नीचे जो लिखल होगा, जैसे ये ऑप्शन ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, इस टाइप से, या फिर हो सकता है रोमन में लिखा हुआ है। उसके बाद में अगला 2 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ जो लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सही है, निम्न में से कौन सही है, और इसके नीचे भी ऑप्शंस दिए हुआ है A B C और D करके ऐसे। ठीक, अब मैं बता रहा हूँ आपको मल्टी लेवल लिस्ट के बारे में। अब जब लिखिएगा ना, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, अब इसके अंदर मुझे 4 को उत्तर देना है, तो एक थोड़ा सा स्पेस देकर लिखिएगा, चाहे टैब बटन दबा के इसके अंदर लिखना है। ठीक है, देखिए अंदर लिखा हुआ है, इसके सामने से नहीं लिखना है। सामने से कौन लिखना है, तो इसके 2 नंबर वाला क्वेश्चन, मतलब 1 नंबर क्वेश्चन हो गया तो 2 नंबर वाला सामने से लिखना है। ठीक है, बाकी अब इसके अंदर जो होगा तो थोड़ा सा टैब बटन दबा दीजिएगा, चाहे स्पेस बटन दे दीजिएगा, उसके बाद ABCD ऐसे लिखिएगा। अच्छा, आपको ABCD लिखने की ज़रूरत नहीं है, ए वाला नहीं लिखना है। ठीक है, और ये नंबरिंग भी नहीं देना है, आपको सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन लिखने लगना है। यहाँ आए क्वेश्चन लिख दिए, ठीक है, उसके बाद इसके अंदर ऑप्शन लिख दिए 4 गो। ठीक, फिर एक क्वेश्चन लिख दिए। हाँ, ये ध्यान रखना होगा कि क्वेश्चन के सामने से लिखेंगे और ऑप्शन को ऑप्शन के सामने से लिखेंगे। ठीक है, लिखने के बाद में जैसे ही सबको सिलेक्ट करके मल्टी लेवल लिस्ट यूज करेंगे, तो इसमें कुछ आपको पहले से प्री लोडेड मल्टी लेवल लिस्ट मिलेंगे, उनमें से किसी एक को चूज कर लेना है। और उसमें उसमें रहता क्या है, जैसे मान लीजिए आपको रोमन वाला रंग अंक लेना है, या फिर ABCD वाला अंक लेना है, या फिर जो डिजिट वाला होता है 1 2 3 4 वो लेना है, तो जो भी लेना होगा वहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए मैंने ए वाला ले लिया हूँ, तो इसके पहले A आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ABCD ये ऑटोमेटिक लिखकर आ जाएगा। कब मल्टी लेवल लिस्ट करिएगा तब, ये 2 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा और ये ABC ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक है, ये रहा मल्टी लेवल लिस्ट। बुलेट क्या होता है, तो बुलेट का यूज आप लोग किए होंगे। जैसे कोई आपका VVI क्वेश्चन होता है तो उसके पहले आप स्टार कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, तो वहीं अब जो पैराग्राफ आपका है या फिर जो ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट के पहले अगर कोई सिंबल लगा रहे हैं, इसी सिंबल को क्या बोलेंगे, बुलेट बोला जाता है। अब चारों ऑप्शन के बारे में समझ गए होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये रहा आपका अगला प्रश्न है, करेगा किसका संबंध टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से नहीं है। जो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग है ना, इससे नहीं है। टेक्स्ट मतलब लिखावट, जो लिखे हैं ना, उससे रिलेटेड नहीं है। तो कह रहा है कि लाइन स्पेसिंग, तो लाइन स्पेसिंग टेक्स्ट से रिलेटेड ही है। लाइन स्पेसिंग क्या होता है, जैसे आप 2 लाइन लिखे हैं, इन दोनों लाइन के बीच के डिस्टेंस ये वाला कितना,
कम चाहिए कि ज़्यादा चाहिए वो लाइन स्पेसिंग होता है, ठीक है। टेक्स्ट की स्पेसिंग, ठीक है, इसको कैरेक्टर स्पेसिंग भी बोलते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है, और एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, दोनों में आप स्पेस देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये टेक्स्ट स्पेसिंग हो जाएगा। उसके बाद में मार्जिन चेंज, तो मार्जिन भी होता है, टेक्स्ट में मार्जिन भी होता है, चौथाई जिसको बोलेंगे। जो सर्चिंग होता है ना, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में सर्चिंग नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाकी लाइन स्पेसिंग आप लोग समझ गए हैं। जैसे ये दोनों के बीच के डिस्टेंस हो जाएगा, कम करना है कि ज़्यादा करना है। टेस्ट स्पेसिंग भी हो जाएगा, ये करेक्टर के बीच में कितना स्पेस चाहिए, और मार्जिन भी समझ गए होंगे कि कितना चौथाई छोड़ना है। बाकी चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा आपका अगला प्रश्न कि एम एस ऑफिस के किस प्रोग्राम का उपयोग स्लाइड बनाने में किया जाता है, ठीक है ना, स्लाइड बनाने में। तो बात करेंगे स्लाइड किसको बोलेंगे, तो पहले चालू करेंगे वर्ड से। वर्ड में जो होता है पेज, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको डॉक्यूमेंट बोलते हैं, या इसको पेज भी बोलते हैं, ठीक। जो एक्सेल में होता है इसको वर्कशीट बोलते हैं, ठीक है, या स्प्रेडशीट भी बोलते हैं। उसके बाद जो पावर पॉइंट है, पीपीटी, इसके अंदर जो पेज दिखाई देता है जिस पर लिखा जाता है उसे स्लाइड बोलते हैं, ठीक। अब इतना से आपको आंसर का पता चल जाएगा कि कह रहे स्लाइड बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो स्लाइड किस में बोलते हैं, पावर पॉइंट में। तो पावर पॉइंट, ये ऑप्शन नंबर सी, इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। ये रहा आपका अगला प्रश्न है कि पावर पॉइंट में स्लाइड के बैकग्राउंड में डैश प्रयोग किया जा सकता है। यानी कि पावर पॉइंट का स्लाइड के बारे में बात करें। स्लाइड मतलब समझ लीजिए पेज, ये जो पेज है ना, तो इस पेज में किसका उपयोग किया जा सकता है उसके बारे में बात कर रहा है। तो पेज के जो पेज है इसमें पिक्चर भी ऐड किया जा सकता है, ठीक है। ग्रेडियंट भी ऐड किया जाता है। ग्रेडियंट क्या होता है, जैसे मल्टी कलर, पेज में आपको एक से अधिक कलर डालना है, ठीक है ना। जैसे 3-4 कलर पेज को कर दिया, नहीं होता है। जैसे ये जो आप मेरा लोगो दिख रहे होंगे आपको, ऊपर कुछ और कलर है, नीचे कुछ और कलर है, यही ग्रेडियंट होता है। एक से अधिक कलर फिल कर सकते हैं आप, ठीक है। टेक्सचर में क्या होता है, कोई डिजाइन फिल कर सकते हैं। कोई डिजाइन का मतलब, जैसे आपका पेज हो गया, इस पेज पे ऐसे ऐसे कुछ डिजाइन किया हो, पूरा पेज में ऐसे डिजाइन किया होगा, ठीक है। या फिर ये डिजाइन ना होकर कोई और डिजाइन है, ऐसे कोई डिजाइन है, ठीक है, ये टेक्सचर हो जाएगा। यानी कि एक ही जो लाइन है ना, लाइन को बार बार रिपीट करना, जो भी एक ही डिजाइन हो उसको बार बार रिपीट करना टेक्सचर होता है। बाकी ग्रेडियंट भी समझ गए। तो पेज में पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं, स्लाइड में ग्रेडियंट भी ऐड कर सकते हैं, और टेक्सचर भी ऐड कर सकते हैं। इसका मतलब इसका सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये रहा आपका अगला प्रश्न है। ये कह रहा है कि कंप्यूटर को शुरू करते समय ओएस को लोड होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। यानी कि जब आप कंप्यूटर को चालू करिएगा, कंप्यूटर को बटन से जब बटन दबाकर चालू करते हैं, ठीक है, तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, तो उस प्रक्रिया को बूटिंग बोला जाता है, ठीक है ना। बूटिंग यानी कि बूटिंग में क्या होता है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में लोड होता है। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ ऐड रहेगा, तो ये तो हार्ड डिस्क में स्टोर रहता है, लेकिन चालू होने के लिए इसको किस पे आना होता है, सीपीयू पे आना होगा, रैम पर आना होगा, ठीक है ना, और भी अन्य मेमोरी होगा। तो जब क्या होता है कि जब ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में ट्रांसफ़र होता है, उसी को बोलते हैं बूटिंग, ठीक है ना। यानी कि कंप्यूटर जब देखिएगा, कंप्यूटर चालू करिएगा तो ऑटोमेटिक लाइट जैसा नहीं होता है कि बटन दबाएं लाइट जैसा जल जाता है, उसी तरीका से कंप्यूटर भी चालू हो जाता है। नहीं, टाइम लेता है। टाइम इसलिए लेता है कि डेटा को क्या करता है, धीरे धीरे प्रोसेस ट्रांसफ़र करता है ये, ठीक है। तो कंप्यूटर के चालू होने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, बूटिंग बोला जाता है, ठीक है। अब इसमें कोल्ड बूट भी होता है, वार्म बूट भी होता है। तो कोल्ड बूट क्या होता है और वार्म बूट क्या होता है। कोल्ड बूट का मतलब, जैसे आप कंप्यूटर को स्टार्ट कर रहे हैं बटन से, अब आए काम करना है कंप्यूटर पर आपको, अब अपने कंप्यूटर को स्टार्ट किए, ठीक है, उसे कोल्ड बूट कहते हैं। वार्म बूट क्या होता है, कंप्यूटर को रनिंग पीरियड में, यानी कंप्यूटर चल रहा है उसे फिर से चालू करना है, बंद करके फिर से चालू करना होगा, यानी कि रीस्टार्ट बोल सकते हैं, ठीक है, रीस्टार्ट बोल सकते हैं। तो ये वार्म बूटिंग होता है। तो आप कोल्ड बूट भी समझ गए, वार्म बूट भी समझ गए, और बूटिंग भी समझ गए हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा आपका अगला प्रश्न, कह रहे निम्नलिखित में से गलत वाक्य चुनिए, इसमें से कौन गलत है वो चूज करना है। कह रहा है डिलीट किए गए फाइल को रिसाइकल बिन में ढूंढ सकते हैं, एकदम ढूंढ सकते हैं, ये तो सही है। यानी कि आप कंप्यूटर से जो भी फाइल फोल्डर को डिलीट करते हैं वो सारा का सारा कहाँ जाकर जमा होता है,
रिसाइकल बिन में ही जमा होता है। ठीक, आगे कह रहा है कि डिलीट हुई महत्वपूर्ण फाइल को रिसाइकल बिन से रीस्टोर भी किया जा सकता है। रीस्टोर का मतलब क्या होता है? स्टोर मतलब जमा करना, रीस्टोर मतलब पुनः जमा करना। अगर फाइल को डिलीट कर दिए तो पुनः उसे वापस कैसे लाएंगे? तो रीस्टोर में रिसाइकल बिन में जाएंगे और उस फाइल या फोल्डर पर राइट क्लिक करेंगे और रीस्टोर का ऑप्शन आता है, रीस्टोर पर क्लिक कर देंगे। जैसे रीस्टोर पर क्लिक करेंगे, जहाँ से डिलीट हुआ था वहीं पर चला जाएगा। या अगर डेस्कटॉप से डिलीट हुआ था डेस्कटॉप पर जाएगा, डी ड्राइव से डिलीट हुआ था तो डी ड्राइव में चला जाएगा। यानी कि ये भी सही है। आगे कह रहा है कि फाइल को डिलीट करके रिसाइकल बिन में भेजकर फ्री स्पेस को बढ़ा सकते हैं। ये गलत बात है। हालांकि ऑप्शन के अनुसार ये सही हो जाएगा, बाकी ये गलत है। अगर कोई भी फाइल फोल्डर को डिलीट कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए 50 GB के कोई फोल्डर को डिलीट कर दिया है, अब आप सोच रहे कि फोल्डर को डिलीट कर दिए तो मेरा तो कंप्यूटर 50 GB खाली हो जाना चाहिए, तो नहीं, खाली नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये कहाँ जमा हो जाएगा? ये रिसाइकल बिन में जाकर 50 GB जमा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये रिसाइकल बिन सी ड्राइव का ही लोकेशन पर रहता है, यानी कि सी ड्राइव में जाकर जमा हो जाता है ये। अच्छा, कब खाली होगा? जब हम रिसाइकल बिन से भी डिलीट मार देंगे, इससे भी डिलीट मार देंगे। ठीक है, अब जाके आपके कंप्यूटर में 50 GB एक्स्ट्रा स्पेस हो जाएगा, यानी कि 50 GB खाली हो जाएगा। आगे कह रहे हैं रिसाइकल बिन में राइट क्लिक करके इम्पेटी या रिस्टोर कर सकते हैं। हाँ, यानी कि अगर रिसाइकल बिन से भी डिलीट करना होगा तो उसे इम्पेटी बोलते हैं। राइट क्लिक करके इम्पेटी कर देंगे, डिलीट हो जाएगा। अच्छा, उसे पुनः प्राप्त करना होगा, फिर से मैंने डिलीट नहीं करना है तो रिस्टोर कर सकते हैं और वो डिलीट हुआ फाइल फिर से वापस आ जाता है। चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्न में से व्यापारिक डोमेन कौन सा है? डोमेन के बारे में थोड़ा सा बात कर लेंगे। अच्छा, इंटरनेट पर जो वेबसाइट होता है ना, तो सभी वेबसाइट का कैटेगरी होता है। ठीक है ना, इसका कैटेगरी होता है। तो इस कैटेगरी के द्वारा पता चलता है कि जो वेबसाइट है किस कैटेगरी की वेबसाइट है। जैसे मान लीजिए UK.UK लिखा हुआ है, यानी कि जिस वेबसाइट के लास्ट में, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है www.google.com, यानी कि यहाँ से डॉट के बाद में जो ये है इसी को बोलते हैं डोमेन नेम। ठीक है ना, ये क्या होता है? साइट का नाम। ठीक है, और ये वर्ल्ड वाइड वेब होता है। ठीक, इसके पहले HTTP भी लगा होता है जो सिक्योरिटी के तौर पर होता है। कुछ हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, कुछ प्रोटोकॉल होता है वो। इसके पहले HTTP आप लोग देखे होंगे, HTTPS। ठीक है ना, तो HTTP का मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और एस का मतलब सिक्योर होता है। तो ये जो जिसके लास्ट में .com यानी कम लगा होगा, उसका मतलब वो जो कौन सा वेबसाइट है? तो कमर्शियल वेबसाइट है। ठीक, अब .UK का मतलब ये यूनाइटेड किंगडम का वेबसाइट है। .net का मतलब कि ये जो वेबसाइट है वो नेटवर्किंग का वेबसाइट है। .edu का मतलब किसका वेबसाइट है? एजुकेशन का वेबसाइट है। ठीक है, .com बता दिया आपको, ये कैसा है? कमर्शियल है। और भी कुछ लिख लीजिएगा, जैसे मान लीजिए .in लिखा हुआ है, .in यानी कि कैसा वेबसाइट है? इंडियन वेबसाइट है। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है जैसे .co हो गया, CO बोले थे, .com, co.in, हाँ हो गया, भी हो गया। और भी होता है जैसे मान लीजिए .gov हो गया, यानी कि गवर्नमेंट का वेबसाइट हो गया ये। ठीक है, आगे .mil यानी कि ये जो है मिलिट्री का वेबसाइट है। ठीक है, उसके बाद में अन्य और भी मिलेगा आपको, तो ये डोमेन नेम बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इनमें से व्यापारिक कह रहा है कि व्यापारिक डोमेन नेम कौन है? व्यावसायिक के बारे में, तो कमर्शियल को व्यापारिक बोलते हैं। तो ये जो .com होगा ना, ये कैसा है? व्यापारिक है, यानी कमर्शियल है। और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, और मुझे लगता है लास्ट क्वेश्चन है, या फिर देख सकते हो सकता है और एक क्वेश्चन होगा। कह रहा है कि URL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो URL का फुल फॉर्म होता है, इसका होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो पहला कह रहा है कि यूनिवर्सल तो नहीं होता है, गलत है। आगे कह रहा है कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, हाँ इसका सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, और अगला प्रश्न है आपका, हाँ अगला प्रश्न है हाँ ये लास्ट प्रश्न है। इनमें से कह रहा है कि कौन सा वेब ब्राउज़र गूगल कंपनी का है? ठीक है ना, अब वेब ब्राउज़र के बारे में बात करेंगे। वेब ब्राउज़र का क्या होता है? तो जहाँ से आप इंटरनेट को एक्सेस करते हैं उसको वेब ब्राउज़र कहते हैं। बिना वेब ब्राउज़र को इंटरनेट को आप एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ ब्राउज़र के नाम मैं लिख दे रहा हूँ, जैसे क्रोम हो जाएगा, गूगल क्रोम। ये ब्राउज़र है। उसके बाद में ओपेरा मिनी, ये भी एक प्रकार के ब्राउज़र है। उसके बाद एक मोजुला फायरफॉक्स होता है,
मोजिला फायरफॉक्स। उसके बाद इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है। ठीक है, तो ये कुछ डोमेन डोमेन नेम बोल रहे हैं। ये कैसा है कि सब का सब क्या है, ब्राउज़र है। अन्य भी और भी ब्राउज़र होता है, बहुत सारा ब्राउज़र होता है। तो इसमें से गूगल कंपनी का कौन है, तो गूगल कंपनी का गूगल क्रोम है। ठीक है ना, ये गूगल क्रोम हो जाएगा। बिंग क्या है, तो बिंग के बारे में मैंने बताया था कल। ये क्या है, सर्च इंजन है। ये सर्च इंजन है। सर्च इंजन क्या होता है, सर्च इंजन के बारे में मैंने कल बता दिया हूँ। गूगल भी एक प्रकार क्या है, सर्च इंजन है। ठीक है, तो ये रहा आपका अंतिम प्रश्न। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट तो ज़रूर करना होगा, आपको कंटेंट कैसा लगा है। कंटेंट में अगर आपको और भी कोई सुधार चाहिए तो ज़रूर कमेंट में लिख कर करिएगा। और आपसे मोस्ट रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो धन्यवाद। मिलता है आपको अगले मॉक टेस्ट में। आपको ज़रूर कमेंट में बताना होगा आपको मॉक टेस्ट कैसा लगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद।